स्टार्ट करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज की डिस्कशन, आज के सेशन का एजेंडा ये था कि सबसे पहले तो होपफुली कि आप लोगों ने कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के करिकुलम में कोर्स में जितनी भी स्टैंडर्ड, जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं वो एज पर द प्लान टाइमली कंप्लीट कर लिए होंगी। उनकी रीजनेबल प्रैक्टिस, उनकी रीजनेबल पास पेपर्स वगैरह अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आज के सेशन का एजेंडा ये है कि जो भी हमारे पास रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर है उस पेपर को हम कंप्लीटली सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को एक ईयरली पेपर का आइडिया भी हो जाए और एग्जामिनेशन में पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए। वैसे तो आप लोग अगर FAR 2 का पेपर दे रहे हैं तो कैफ के ऑलरेडी कुछ पेपर्स क्लियर करके ही यहाँ तक पहुंचे होंगे, तो आप लोग ये चीजें जानते हैं। लेकिन स्टिल थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि हमने रीडिंग टाइम को कैसे यूज करना है और पेपर के 3 घंटों को कैसे मैनेज करना है और अपने एग्जाम को किस तरह से लेकर चलना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एग्जामिनेशन रूम में जब पेपर आ रहा होगा और आपके पास शुरू में 15 मिनट का एक रीडिंग टाइम होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस 15 मिनट की रीडिंग टाइम में उसकी बेहतर यूटिलाइजेशन ये है कि शुरू के 8-10 मिनट के अंदर आप पहले अपना पूरा पेपर स्किम करें। और उस पेपर को स्किम करने का मैं कह रहा हूँ, डिटेल में रीड करने के नहीं कह रहा, पेपर को स्किम करके उसको एक सीक्वेंस असाइन कर दें कि हम इस पेपर को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने लगे हैं। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि जिस सीक्वेंस में पेपर दिया हुआ है आपने उसी सीक्वेंस में सवालों को सॉल्व करना है। आप अपनी मर्जी से अपनी असाइंड सीक्वेंस के हिसाब से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। बस प्रॉपर क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। शुरू के 8-10 मिनट में हम पेपर को स्किम करेंगे और एक सीक्वेंस असाइन कर देंगे कि मैंने इस पेपर को इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो फ्रॉम योर बेस्ट टू योर वर्स्ट होगी। यानी जो टॉपिक, जो सवाल आपको लगता है कि हमें बहुत अच्छा आता है वो हम सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। जो सवाल लगता है हमें कम अच्छा आता है उसे फिर हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। और जो टॉपिक्स या कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि हमें आउटराइटली समझ ही नहीं आ रहे हैं, हमें बहुत मुश्किल लग रहे हैं, उन्हें हम लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो एक तो आपने सीक्वेंस असाइन करनी है कुछ इस तरीके से कि आपकी बेस्ट से वर्स्ट परफॉर्मेंस प्रेजेंट हो रही हो। एंड सेकेंडली, कोशिश ये करें कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास FAR 2 के पेपर में लेट से कि 9 सवाल है, और इन 9 सवालों की अगर आप वेटेज देखेंगे तो कुछ सवाल 8 मार्क के होंगे, कुछ 10 मार्क के, कुछ 12 मार्क के, कुछ 15, 18, 20 मार्क तक के होंगे। मेरी किसी भी पेपर में एक एडवाइस या रिकमेंडेशन ये होती है कि जो सवाल, जो एक पेपर के लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, यानी जिसकी वेटेज 18-20 मार्क के आसपास की है, उन सवालों को कभी भी एग्जामिनेशन में 3 घंटों में ना सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ना सबसे लास्ट के लिए रुकना चाहिए। उन सवालों को कोशिश करें कि हमेशा अपने पेपर के 3 घंटे की ड्यूरेशन में बीच में सैंडविच बनाकर सॉल्व करें। उस समय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 18-20 मार्क वाला सवाल बिल्कुल शुरू में उठा लेते हो ना, तो सवाल तो आप सॉल्व कर लेते हो लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा वक्त लगा देते हो। और अगर आप 18-20 मार्क की वेटेज का कोई लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आखिर में सॉल्व करने के लिए रखते हो, पेपर खत्म होने में लेट से कि 20 मिनट रहते हैं और तुम्हारे पास एक 20 मार्क का सवाल रहता है, तो इस कम टाइम की वजह से तुम हो सकता है कि वहां पे पैनिक कर जाओ। तो सीक्वेंस इस तरह से साइन करें कि पहले 8, 10, 12 मार्क के एक दो सवाल सॉल्व कर लिए, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर आए, 18, 20, 22 मार्क का अगर कोई एक या दो सवाल है उनको सॉल्व करें, और फिर जो रिमेनिंग पेपर है हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पेपर में MCQs आ जाते तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। MCQs को तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले ही सॉल्व कर रहे होंगे, तो पहले आपने MCQ सॉल्व किए, फिर 8 मार्क, 10 मार्क, 12 मार्क के एक या दो सवाल सॉल्व किया, और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस किया, और फिर जो हमारा रिमेनिंग पेपर है हम उनको सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं पेपर को ओवरऑल स्किम करूं अगर, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसकी वेटेज है 8 मार्क की। इसमें कहता है कि while reviewing the draft statement of a company for the year ended, following mistakes were identified. Company has classified investment in fair value at investment and associate and applied equity method despite having no significant influence. एक कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इक्विटी मेथड के तहत अकाउंट फॉर कर दिया है, जबकि हमारा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं है। हमारा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी कि एक सिंपल इन्वेस्टमेंट है। और सेकंड पॉइंट में कहता है कि एक बॉन्ड्स थे जिसको हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया है, तो अपेरेंटली ये हमारा IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड से पर्टेनिंग सवाल पूछा गया है। IFRS 9 जनरली FAR 2 लेवल पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा टफ टाइम नहीं दे रहा होता। वैसे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत तवील जो है ना एक टॉपिक, एक दुनिया है, लेकिन FAR 2 लेवल पे आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेड सा पोर्शन कवर किया है। जो एक्चुअल पोर्शन है वो इंशाल्लाह आप लोग CA फाइनल में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास IFRS 9 के टॉपिक से पर्टेन करता है, 8 मार्क की वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है Ravishing Limited is a Sharia client company. Company's financial statement for the year ended were audited by Nida and Kapil as a joint auditor at a fee of 25 each. In addition, Nida and Company and Kapil Company charge out-of-pocket expense related to audit totaling 2 million and 1.8 million. Company's financial year for the year ended 31st December were audited by Ali and Co at an audit fee of 20 million, including out-of expense of this.
फर्दर कपिल कंपनी प्रोवाइडेड टैक्स सर्विसेज टू आरएल। तो एक शरिया क्लाइंट कंपनी है जो कि एक लिस्टेड कंपनी भी है, इसका एक जॉइंट ऑडिट किया गया निदा एंड कंपनी के नाम, निदा एंड कंपनी एंड कपिल एंड को, दो फॉर्म की तरफ से। इसके अलावा ये दोनों कंपनीज, इसके अलावा दोनों कंपनीज ने कुछ आउट ऑफ पॉकेट कुछ ऑडिट फी वगैरह चार्ज की। कहता है जो आरएल है ना, इसके 31 दिसंबर 2022 के जो फाइनेंशियल्स है वो अली कंपनी ने ऑडिट किए थे 20 मिलियन की फीस पे, और इस पे आउट ऑफ पॉकेट चार्ज किया था 1.5 मिलियन। और कपिल कंपनी ने कुछ टैक्स की सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड किए 2023 में 2022 में। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये एथिक्स वाले पोर्शन से पर्टेनिंग एक सवाल लग रहा है। अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो कहता है इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल प्रिपेयर अ नोट ऑन द ऑडिटर्स रेमुनरेशन। सॉरी, एथिक्स वाला पार्ट अभी नहीं आया इसमें। तो ये कह रहा है कि आपने ऑडिटर रेमुनरेशन का नोट बनाना है, यानी कि IS 1 और जो फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट आपके करिकुलम का पार्ट बनाया गया है, उससे पर्टेनिंग हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर्स रेमुनरेशन का एक नोट बनाना है। लिस्ट एनी 4 additional disclosures that are required to be made by the Sharia company listed on the Islamic index। ये जो IS 1 और ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला टॉपिक है ना, वैसे ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन जनरली FR2 की स्टूडेंट प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा होता है, स्टैंडर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा होता है, तो वो इस नोट्स के रिटेंशन वाले एरिया को स्किप कर जाता है। जो IS 1 के अंदर हमारे पास पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स हैं वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नोट्स एज इट लिस्ट बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस सवाल में पूछा गया है। तो अगर तो ये सवाल, अगर तो ऑडिटर्स का नोट आप लोगों ने कवर किया तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट से ऑडिटर का नोट हमने देखा ही नहीं आज से पहले कि कंपनी सेक्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा होता है, हमें पता ही नहीं है कि शरिया कंपनी लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स की क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वगैरह है, तो फिर हो सकता है कि ये सवाल आपको टफ टाइम दे रहा हो। स्टिल आप लोग ग्रुप A की कुछ पेपर्स पास करके आए हो, और वक्त के साथ साथ आपको रियलाइज होगा कि अगर 100 मार्क के पेपर में से आपको 20, 22, 25 मार्क तक का भी पेपर नहीं आता ना, तो भी उस पेपर के अंदर इतनी जान होती है कि आप आसानी ये पेपर क्लियर कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है कि अगर हमने ये टॉपिक किया हुआ होगा तो हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर हमने ये टॉपिक नहीं किया हुआ तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कंपनी एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद द कंपनी फॉर द यूज ऑफ फोटोकॉपी मशीन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। The initial contract, all condition to be classified as lease. However, the following additional terms are under consideration between the parties inclusion in the contract. For each additional term under consideration, evaluate whether its inclusion would affect the classification। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास IFRS 16 लीजेस के स्टैंडर्ड से पूछा गया है, 8 माह की वेटेज है, कुछ 4 कंडीशन है, इसकी बेसिस पे आपको ये बताना है कि क्या ये लीज कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग में नजर आ रहा है कि इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है, और इस सवाल की वेटेज 9 मार्क की है। IS 38 इंटेंजिबल एसेट और कुछ वेबसाइट वगैरह की चीजें भी शायद दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट का भी एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे। लार्जली IS 38 इंटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड टेस्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 8 मार्क की वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि कंपनी ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए। एक कॉन्ट्रैक्ट किया अल्फा के साथ मंथली पेरोल सर्विसेज का, एक कॉन्ट्रैक्ट किया 6 महीने का गुड सेल करने का। तो थोड़ा बहुत देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये सवाल IFRS 15 के स्टैंडर्ड से पूछा गया है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है MCQs, इसे मैं एक 1 बाय 1 रीड करके सॉल्व करूंगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 कि अगर मैं रिक्वायरमेंट देखूं तो प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन एंड कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी। 17 मार्क की वेटेज है इस सवाल की, और ये सवाल IS 12 के स्टैंडर्ड से टेस्ट किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 2 कंपनीज की बैलेंस शीट है। इस तरह का सवाल तो हमारे पेपर में होता ही है, ये आपके कंसोलिडेशन के टॉपिक से पूछा गया है। 18 मार्क की वेटेज है सवाल की। और फिर इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। रिक्वायरमेंट में हमें कहता है आइडेंटिफाई द प्रोविजन अंडर IS 37 कि क्या प्रोविजन वगैरह रिकॉर्ड होगा और क्या डिस्क्लोज वगैरह करना है। तो ये बेसिकली आपका IS 1037 से पर्टेनिंग कोई 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 मार्क का सवाल। वो आपने पेपर को स्किम कर लिया। अब जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे आते हैं, जो टॉपिक आपको कम अच्छे आते हैं, जो टॉपिक आपको बिल्कुल ही नहीं आते, इस सीक्वेंस में अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी जो भी कोर्स कवरेज की उसकी बेसिस पे इसको एक सीक्वेंस असाइन करें। मेरा मशवरा होगा कि कंसोलिडेशन का जो सवाल है जो कि 18 मार्क की वेटेज रखता है, इससे ना बिल्कुल शुरू में सॉल्व कीजिएगा ना बिल्कुल एंड के लिए रखिएगा, इसे पेपर के दरमियानी हिस्से में बीच में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तो कोई बाकी कोई सवाल ऐसा बड़ा सवाल नहीं है। एक हमारे पास डेफर्ड टैक्स का सवाल था जो कि 17 मार्क का था, एक कंसोलिडेशन का सवाल है जो कि 18 मार्क का है, और फिर ये 1037 का सवाल है, इसके अंदर मल्टीपल एडजस्टमेंट आ रही है, ये भी हमारे पास तकरीबन 15 मार्क का सवाल है। तो अगर मैं स्टूडेंट होता
अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सर्टेन सर्टेन मार्क्स को पहले बाहर निकालने की कोशिश करता जिनको मैं कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं एमसीक्यूज ही सॉल्व कर रहा होता। उसके बाद आई फॉर इस 9 मेरे ख्याल है कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा आता है, तो पहले मैं, सॉरी, दूसरे नंबर पे मैं आई फॉर इस 9 वाला ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 था, इसे सॉल्व करने की कोशिश करता। ये शायद सवाल मैं ना अटेम्प्ट कर पाता एज अ स्टूडेंट, अगर मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट इवेल्युएट करूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ हद तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि इसमें थ्योरी की बात कर रही है, इवेल्युएट करने की कंडीशन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटेंजिबल का नोट बनाना है। ये सवाल मेरे ख्याल है कि मुझे तीसरे नंबर पे सॉल्व करना चाहिए। एक एमसीक्यू और दो 8-10 मार्क के सवाल सॉल्व कर लिए। अब आ जाए कंसोलिडेशन या डेफर टेक्स्ट वाले सवाल पे। सर डेफर टेक्स्ट वाला सवाल, अब डेफर टेक्स्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा स्टूडेंट को टफ टाइम दे रहा होता है, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट वाले टाइम पे भी याद है, और एज अ टीचर भी पता नहीं क्यों डेफर टेक्स्ट का टॉपिक बहुत आसान टॉपिक लगता है। वो अपना अपना एक परसेप्शन है, अपना अपना एक चीजों को देखने का तरीका कार है। मुझे ऐसा लगता है कि डेफर टेक्स्ट का टॉपिक आसान है, आप लोगों को मुश्किल लग सकता है, ऐसा हो सकता है। तो या तो हम चौथे नंबर पे इसे सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर चौथे नंबर पे हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। अगर चौथे नंबर पे हम कंसोलिडेशन करते हैं तो फिर पांचवें नंबर, चौथे नंबर पे अगर हम डेफर टेक्स्ट करते हैं तो फिर पांचवें नंबर पे कंसोलिडेशन। और अगर चौथे पे हम कंसोलिडेशन करते हैं तो पांचवें पे डेफर टेक्स्ट का सवाल देख रहे होंगे। ये मैंने वो एरियाज हाईलाइट कर लिए जहां से मैं सर्टेनिटी के साथ ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निकाल सकता हूँ। तो इसके अलावा जो पेपर बचा है ना मेरे पास, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 1037 का है, जिसमें थ्योरी लिखनी होगी। एक हमारे पास आई 16 का सवाल था, एक आई 15 का सवाल था। आई 15 का स्टैंडर्ड एक ऐसा है जिसके ऊपर एक बहुत चैलेंजिंग सवाल बनाया जा सकता है, और किसी अटेम्प्ट में आसान, किसी अटेम्प्ट में मुश्किल आ जाता है। मुझे नहीं पता इस सवाल के अंदर कितनी जान है, लेकिन देख लेंगे इसको भी। 9 में से 6 सवालों को मैंने सीक्वेंस से साइन कर दिया। अब मेरे पास कुछ पेपर ऐसा रह गया जो मुझे थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है। एक तो ये कंपनी एक्ट 2017 वाला सवाल, ये लीजिस वाला सवाल, और एक 1037 वाला सवाल। इनको हम पेपर के लास्ट के 1 घंटे के लिए रखेंगे कि यार ये 3 सवाल हमने आखिरी के घंटे में करना है, शुरू के 3 सवाल हम पहले 1 घंटे में करें, और शुरू बीच के आधे घंटे के अंदर हम 2 लॉन्ग क्वेश्चंस एटलीस्ट मैनेज कर रहे हो। तो आपने पेपर स्किम कर लिया, शुरू के 8-10 मिनट में उसको एक सीक्वेंस असाइन कर दो। अब आप पेपर को सॉल्व करने लगे, तो अब आपके पास रीडिंग टाइम का तकरीबन 5-10 मिनट रह गए, 5-7 मिनट रह गए। अब या तो एमसीक्यू रीड करके सॉल्व कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही आंसर कॉपी आए तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करना शुरू कर। या फिर अगर एमसीक्यूज नहीं कर रहे तो जो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में सबसे पहला करना है, रीडिंग टाइम के आखिर के 5 मिनट के अंदर तुम्हें सिर्फ उसी क्वेश्चन को रीड करना है। ये तुम्हारी शुरू के 15 मिनट की यूटिलाइजेशन हो। क्या यहाँ पे कोई सवाल है हमारा? क्लियर है सब कुछ?